हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग संविधान की इस श्रृंखला में पढ़ते हैं आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश में 2024 का लोकसभा का इलेक्शन प्रगति पर है और इस समय आचार संहिता प्रभावी हो चुकी है। उसी आचार संहिता के बारे में समझते हैं कि क्या होती है आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो आइए सबसे पहले समझते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। आदर्श आचार्य संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। आदर्श आचार संहिता यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों तथा जनता के लिए दिए गए निर्देश हैं, जिसे चुनाव के दौरान या इसमें निहित जो सिद्धांत हैं चुनाव के दौरान उनका पालन करना, उनको मानना बहुत ही जरूरी होता है। तो जिसे चुनाव के दौरान पालन करना जरूरी होता है। आदर्श आचार संहिता क्या है? यह सरकार, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और जनता के लिए दिए गए एक निर्देश होते हैं जिसका पालन हमें चुनाव के समय करना जरूरी होता है। आइए बात को समझते हैं कि यह आदर्श आचार संहिता कब लागू होती है और कब से लेकर के कब तक प्रभावी रहती है। तो आइए समझते हैं दूसरी बात। यह संहिता निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की तिथि की घोषणा से लेकर अंतिम निर्वाचन प्रक्रिया तक प्रभावी रहती है। बात को समझना है। यह जो आदर्श आचार संहिता है इसे भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषित किया जाता है। मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन की तिथि की घोषणा कर देने से, मतलब जिस दिन से निर्वाचन की तिथि की घोषणा हो जाती है तब से लेकर के जब तक अंतिम चुनाव नहीं हो जाता है या जिस दिन अंतिम चुनाव होता है तब तक आपकी आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहती है। बातें समझ पाए कि नहीं? आइए अब अगली बात को समझते हैं। आदर्श आचार संहिता घोषित करने के क्या उद्देश्य होते हैं? तो आदर्श आचार संहिता घोषित करने के प्रमुख उद्देश्य यह होते हैं जिससे कि देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। तो यहाँ पे एक बात को समझ लीजिएगा। आदर्श आचार संहिता का उद्देश्य स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें। आदर्श आचार संहिता कोई वैधानिक विधि नहीं है, यह राजनीतिक दलों की आम सहमति से तैयार किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यह राजनीतिक दलों की
आम सहमति से तैयार किया जाता है। आम सहमति से तैयार किया गया है, तैयार किया गया है। कोई वैधानिक विधि नहीं है, कोई वैधानिक विधि नहीं है। क्या इतनी सी बात को आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए होंगे इतनी सी बात को। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यह चलते हैं कि कब आपकी आदर्श आचार संहिता पूरे देश में प्रभावी होती है, कब पूरे राज्य में प्रभावी होती है और कब किसी क्षेत्र विशेष में प्रभावी होती है। इन बातों को हम अच्छे से चर्चा करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं साधारण निर्वाचन तथा उपनिर्वाचन के दौरान संहिता। तीन बात को आप लोगों को अच्छे से समझना है। तीन बातें आपकी क्या हैं? जैसे अभी 2024 में इलेक्शन की तिथि घोषित हो चुकी है। इसका मतलब है कि 2024 का यह जो लोकसभा का इलेक्शन अभी हो रहा है, वोट पड़ने वाला है। इस समय यह लोकसभा का चुनाव संपूर्ण देश में हो रहा है। इसका मतलब है कि अभी आचार संहिता संपूर्ण देश में प्रभावी है, संपूर्ण देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। बातें समझ पाए कि नहीं? इसका मतलब यह है कि लोकसभा के साधारण निर्वाचन के समय संपूर्ण देश में आचार संहिता प्रभावी है। पहली बात तो यह आप लोग समझ पाए होंगे। दूसरी बात यह है कि जब विधानसभा का साधारण निर्वाचन होता है, उस दौरान जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव है, संबंधित राज्य में आचार संहिता होती है। तीसरी बात को आप लोगों को यह समझना है, उपनिर्वाचन आप लोग सुने होंगे। उपनिर्वाचन का मतलब होता है उपचुनाव। उपचुनाव किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष में होता है और जिस क्षेत्र विशेष में उपचुनाव होता है, उस संबंधित क्षेत्र में ही आचार संहिता होती है। तीनों बातों को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। तीनों बातों को हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। पहला आपका है लोकसभा का साधारण निर्वाचन के समय यह संहिता या आदर्श आचार संहिता संपूर्ण देश में प्रभावी रहेगी, संपूर्ण देश में प्रभावी रहेगी। दूसरी बात को समझना है, जब विधानसभा का साधारण निर्वाचन होता है, विधानसभा का साधारण निर्वाचन के समय संपूर्ण राज्य में, जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, उस राज्य में आदर्श आचार संहिता होती है। तीसरी अगली बात को यह समझना है, जब उपनिर्वाचन होता है, उपनिर्वाचन का मतलब होता है उपचुनाव। तो उपचुनाव पूरे राज्य में नहीं होता है, उपचुनाव किसी क्षेत्र विशेष में होता है। तो उस समय संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता होती है। उपचुनाव संबंधित क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता होती है। तीनों बात को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। उपचुनाव जिस क्षेत्र विशेष में होता है, उस क्षेत्र विशेष में आदर्श आचार संहिता है। यह इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। यह इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ पाए हैं। चलिए अब आदर्श आचार संहिता की कुछ 2, 3, 4, 5 स्पेशल जो इसकी विशेषताएं होती हैं, उनको समझ लेते हैं। तो आप लोग यहाँ चीज़ों को नोट करिए, अच्छे से नोट्स में मेंशन करिए। चलिए अब इसकी विशेषता के बारे में चलते हैं। आइए विशेषता को समझते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है? पहली विशेषता है चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों उम्मीदवारों तथा सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव
को चुनाव प्रचार, बैठकें, शोभा यात्रा, जुलूस तथा मतदान की गतिविधियां चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, सत्ता में रहने वाले दलों को चुनाव प्रचार के लिए, बैठक करने के लिए, शोभा यात्रा आयोजित करने के लिए तथा मतदान की गतिविधियों के दौरान या अन्य प्रकार के जो काम हैं, इन कामकाज के दौरान आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका आचरण कैसा होना चाहिए या आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। बात को समझ पाए कि नहीं? यह पहली विशेषता थी आदर्श आचार संहिता। पहली विशेषता आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। दूसरी विशेषता के बारे में चलते हैं। दूसरी इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि कोई भी सरकारी वाहन या विमान का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। मतलब कहने का यह है, कोई भी सरकारी वाहन है, विमान है, उसका प्रयोग हम चुनाव प्रचार में नहीं कर सकते हैं। यह बातें समझ में आई। या आप कह सकते हैं कोई भी सरकारी मशीनरी का प्रयोग चुनाव प्रचार में नहीं किया जा सकता है। आइए अगली बात को समझते हैं। अगली इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? मंत्री का आधिकारिक वाहन, मंत्री अपने आधिकारिक वाहन का प्रयोग अपने आधिकारिक निवास से कार्यालय तक केवल वह अपने शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग करेगा। शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग करेगा। इस सफर को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ा जाएगा। कहने का मतलब है ना कि चुनाव प्रचार के लिए। फिर से इस बात को आप अच्छे से समझिएगा। मंत्री अपने आधिकारिक वाहन का प्रयोग अपने आधिकारिक निवास से कार्यालय तक शासकीय कार्यों के लिए प्रयोग करेगा। इस सफर को, इस यात्रा को चुनाव प्रचार से नहीं जोड़ेंगे, नया या कह सकते हैं कि ना कि चुनाव प्रचार के लिए। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई? अगली बात को आप लोग समझिएगा। आचार संहिता प्रभावित होने के दौरान या इस दौरान नई नीति या नई योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती है। शुरुआत नहीं की जा सकती है। कहने का मतलब यह है कि जब आदर्श आचार संहिता प्रभावी है, इस दौरान कोई नई नीति और कोई नई योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती है। आचार संहिता लगने के पहले यदि किसी भी प्रकार की कोई नीति की या कोई योजना की घोषणा की जा चुकी है और उस पर कार्य आरंभ किया जा चुका है तो वह कार्य जारी रखा जा सकता है, लेकिन कोई नई नीति और कोई नई योजना की शुरुआत नहीं की जा सकती। क्या इतनी सी बात आप लोग समझ पाए? आइए अगली और बात को समझते हैं। एक बात और आपका क्या है, चुनाव प्रचार के लिए कोई भी धार्मिक स्थल
इसका मतलब क्या है कि चुनाव प्रचार के लिए कोई धार्मिक स्थल, जैसे मतलब चुनाव प्रचार के लिए कोई आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा आदि पूजा स्थल जैसे स्थानों को चुनाव प्रचार में मंच के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। बातें समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो चुनाव प्रचार के लिए कोई धार्मिक स्थल जैसे मंदिर है, आपकी मस्जिद, गुरुद्वारा या पूजा स्थल जैसे स्थलों को मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। क्या यह सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई कि नहीं? एक दो बातें और समझ लीजिएगा। आइए, क्या है एक दो बातें? मतदान से 2 दिन पहले, 2 दिन बोले तो 48 घंटे के पहले से कोई भी सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते, कोई सार्वजनिक बैठक नहीं कर सकते हैं। देखिए, जैसे जिस दिन वोट पड़ने वाला है, वोट पड़ने वाले दिन से 2 दिन पहले 48 घंटे के पहले से कोई भी सार्वजनिक बैठक नहीं हो सकती है। जैसे होता नहीं है कि कभी वोट 2 दिन रह गया है, वोट पड़ने वाला, तो ये होता है कि आज अंतिम प्रचार करने का दिन है, आज अंतिम प्रचार है। तो अंतिम प्रचार के मतलब वोटिंग के 2 दिन पहले, 48 घंटे के पहले हम कोई भी सार्वजनिक बैठक नहीं करेंगे। सार्वजनिक बैठक पर क्या हो जाएगी? प्रतिबंध हो जाएगी। बातें समझ में आई? इसी के दौरान आप किसी भी मतदाता को पैसे देकर खरीदना, डराना, धमकाना आदि जैसी गतिविधियों से भी रोका जाता है। आपकी यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आदर्श आचार संहिता मेरे दोस्त बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया था। शायद आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई भी होंगी। यह क्लास आप लोगों की समझ में आई हो तो एक बार ज़रूर आप इस चैनल को, इस क्लास को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।